नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर साहू आप सभी का स्वागत करता हूं भूपेंद्र मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इससे जनजातीय का इन्फो देने के बाद जो जनजातियों में वर्गीकरण था मैंने उसके बारे में बताया और वर्गीकरण तो आज जो मैं बताऊंगा वो अनुसूचित जनजाति टर्म को मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ जो किस प्रकार जनजातियों के विकास के लिए सरकार ने कैसे प्रयास प्रारंभ किए और मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार हुई, उन सभी चीज़ों को हमको देखते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि यह सभ्य समाज से दूर था और सभ्य समाज के साथ इसको जोड़ के इसके विकास के क्रम पे इनको विकास की मुख्य धारा में इनको क्या करना था, सम्मिलित करना था। तो उसके लिए सरकार के द्वारा सम्यक प्रयास किए जाने जरूरी थे। ठीक है, इसी दिशा में प्रयास किया गया और एक टर्म आया मतलब अनुसूचित जनजाति। ये अनुसूचित जनजाति टर्म याद रखना दोस्तों, शेड्यूल कास्ट जो है, जो आज हम बाकायदा लिखते हैं SC ST ऐसा करके हम लिखते हैं क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, ST शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, तो जैसे हम लिखते हैं तो वो अभी के टर्म पे नहीं आया, वो अंग्रेज़ों के टर्म पे आया था। ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों ने आदिवासियों के विकास के लिए कुछ काम किया, लेकिन पहले आदिवासी जो थे वो अलग, उनका मतलब जंगल में ही निवास था और वो जंगल से ही अपने खुशी रहते थे। पहली बार जब अंग्रेज़ों का एक योगदान ऐसा भी है कि उन्होंने जनजातियों को एक व्यापक अवसर प्रदान किया, लेकिन इसमें उनके भी हित थे क्योंकि जंगल से जो है जो विपुल संपदा मिलती थी, जो विपुल संसाधन मिलते थे, चाहे वो कोयला हो, लोहा हो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको जंगल से मिलते थे, वनोपज है। तो उसके लालसा में, उसकी लालच में क्या किया, अंग्रेज़ों ने जनजातियों का विकास करना प्रारंभ किया। हालांकि कुछ मिशनरियाज जो हैं धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से, है ना, धर्म के प्रसार के उद्देश्य से भी जनजातियों से जुड़ी, और अगर जंगल में घुसना है, जल जंगल ज़मीन से फ़ायदा उठाना है, तो जो जल जंगल ज़मीन के जो जानकार हैं जैसे आदिवासी हैं उनको अपने पक्ष पे लेना भी ज़रूरी है। आप देखोगे कि जितने भी आदिवासी आंदोलन हुए, है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थे, पहले नहीं थे, मोस्टली आंदोलन नहीं थे। ठीक है, वो जो दलाल घुसते थे, जैसे मराठा शासन है तो मराठा शासन में जो व्यापारीगण होते थे, जो दलाल होते थे, वो क्या करते थे कि उनसे कम भाव पे क्या करते थे, सस्ते में जो है नमक वमक के बदले या फिर उसके और किसी चीज़ के बदले वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से वो सस्ती चीज़ें देकर वो महंगी चीज़ें ले आते थे। क्योंकि जो जनजाति थे, है ना, आदिवासी थे, उनको भोले भाले थे, उनको पता नहीं होता था कि इन संसाधन का हम और क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो व्यापारी जान गए वो उसको बिजनेस यूज़ करने लगे और इसके लिए वो क्या करने लगे, जनजातियों का शोषण करने लगे। धीरे से जब अंग्रेज़ उनके अतिक्रमण करने लगे, जल जंगल ज़मीन पर भी अतिक्रमण करने लगे, उन्होंने क्या, जैसे कि आज के क्रम में जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने जो है प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करना प्रारंभ कर दिया, जंगल कानून बनाना चालू कर दिया। जब जंगल कानून बनते गया तो जो निस्तारी की समस्या है, जो उनकी आजीविका की समस्या है, वो आदिवासियों में आजीविका की समस्या आ गई, तब उन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक, लेकिन उन्होंने अच्छा काम ये किया कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति के रूप में एक सूचीबद्ध कर दिया। किसी भी चीज़ को विकास के लिए, किसी भी समुदाय के विकास के लिए यह ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका डेटा क्या है, उसकी जानकारी क्या है, तो उसको अनुसूचित करना बहुत ज़रूरी रहता है। इसीलिए तो हम हर 10 साल पे जनगणना कराते हैं क्या, तो इसी वजह से अनुसूचित जनजाति टर्म आया। ठीक, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति जिसको हम कहते हैं शेड्यूल ट्राइब, ठीक। देखिए, तो ये शेड्यूल्ड कहाँ है, ये शेड्यूल कहाँ है, किस में अनुसूचित है ना। तो जब भारत सरकार अधिनियम आया 1935 के, देखिए सबसे पहले इनके लिए सूची 1931 में बनाई गई और इसको पहली बार से जो सूचीबद्ध किया गया वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में किया गया। भारत सरकार अधिनियम में अंग्रेजों के द्वारा किया गया।
ठीक है, अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, इससे पहले मैं अनुसूचित जनजाति टर्म समझाना चाहता हूं, और अनुसूचित जनजाति टर्म समझाने के पहले मैं जनजाति टर्म को समझाना चाहता हूं। ठीक है, मैंने इस अपने पहले के क्लास में ही जनजाति टर्म को पहले समझा दिया था, लेकिन आज फिर से एक दो लाइन में उसमें बोलना है कि जब मानवशास्त्री और समाजशास्त्री, तो मानवशास्त्री और समाजशास्त्री जो हैं हम हमेशा क्या करते रहते हैं, समाज में क्या करते रहते हैं, शोध करते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, और इन्हीं शोध और अध्ययनों के परिणाम स्वरूप उन्होंने एक ऐसे समुदाय को प्रस्तुत किया जिनकी ऐसे समुदाय को प्रस्तुत किया या ऐसे समुदाय को सामने लाया जिनका क्या होता है, एक विशेष नाम होता है, एक विशेष बोली होती है, एक विशेष संस्कृति होती है, एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। ठीक है, और स्वतंत्र एवं सुरक्षात्मक संगठन होता है, अंतर्विवाही समूह होते हैं। ठीक है, और स्वायत्त शासन होता है। ठीक, तो इतनी सारी विशेषताओं से अगर कोई जाति जो है, कोई समुदाय जो है क्या करती है, इतने सारी विशेषताओं को अगर कोई धारण करती है, तो समाजशास्त्री और मानवशास्त्री द्वारा उस समाज को या उस समुदाय को पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? जनजाति नाम दिया जाता है। ठीक, मतलब क्या होना चाहिए? विशेष नाम। कोई अगर विशेष नाम, बोली, संस्कृति, परिवार का संकलन, परिवारों का संकलन, निश्चित भूभाग पर निवास, निश्चित भूभाग पर निवास, निश्चित भूभाग पर निवास। ठीक है, निश्चित भूभाग पर निवास, स्वतंत्र एवं सुरक्षात्मक संगठन, स्वतंत्र एवं सुरक्षात्मक संगठन। ठीक है, अंतर्विवाही समूह, गोत्र एवं टोटम की मान्यता, गोत्र एवं टोटम की मान्यता हो, तो ऐसे समुदाय को, अगर कोई समुदाय का ठीक, समुदाय या जाति का विशेष नाम ये हो, तो ऐसे समुदाय या जाति को, ऐसे समुदाय या जाति को क्या कहते हैं? जनजाति घोषित किया जाता है। जनजाति घोषित किया जाता है, घोषित किया जाता है, किया जाता है। किसके द्वारा? समाजशास्त्री और मानवशास्त्री द्वारा। ठीक, समाज शास्त्री एवं मानव शास्त्री द्वारा। ठीक, तो ये आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इतनी सारी विशेषताएं जब होती है तो किसी भी जाति को हम क्या कहते हैं? जनजाति घोषित करते हैं। ठीक, जब किसी जाति को जनजाति घोषित कर दिया जाता है तब बताता हूँ कि क्या होता है, कि फिर उसके बाद फिर अनुच्छेद 342 आता है। ठीक, अनुच्छेद 342 का क्या उल्लेख है? भारतीय संविधान के का एक बहुत ही मोस्ट क्या बोल सकते हो, याद करने वाला जो टर्म है वो है अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 342 है ना, मतलब
भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी जनजाति या उपजाति या उसके यूथों उपप्रकारों में से किसी भी जनजाति या समुदाय को राष्ट्रपति जो है ना, अनुसूचित जनजाति के रूप में, जनजाति के रूप में घोषित कर सकता है, अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकता है। ठीक, तो अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कौन करता है? अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है किसी भी जनजाति को मतलब अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है, लेकिन ये है कि किसी भी जनजाति को अनुसूचित घोषित करने के लिए यह अनिवार्य है कि वो पहले से ही जनजाति हो। ठीक है, पहले से ही जनजाति के रूप में कौन घोषित करेगा, मतलब कौन मान्यता देगा? वो होगा समाज के मानव शास्त्री और समाजशास्त्रियों द्वारा पहले से ही ऐसी जनजाति को क्या किया जाता है? मान्यता दिया जाता है। अब हुआ क्या कि ये अनुसूचित जनजाति टर्म तो वर्तमान संदर्भ में आया। पिछले काल से अगर देखें तो पहली बार ऐसी ही जो सूची बनाई गई जनजातियों के विकास के लिए। देखिए, किसी भी जाति के विकास के लिए, चाहे जनजाति हो, ठीक है, वो क्या है कि दुर्गम वनों और पहाड़ों पर रहते हैं और उनको समाज के मुख्य धारा के लिए में जोड़ने के लिए यह ज़रूरी है कि उनकी एक सूची होनी चाहिए, एक व्यवस्थित सूची होनी चाहिए, और वही व्यवस्थित सूची अनुच्छेद 342 के अंतर्गत है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि अनुसूचित जनजाति क्या है। जब परिभाषा की बात करता है तो परिभाषा याद रखना हमेशा अनुच्छेद 366 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 366 का में जो है क्या किया गया है? अनुच्छेद 342 को परिभाषित किया गया है, जनजाति को परिभाषित किया गया है कि जनजाति क्या है ना, जनजाति को परिभाषित किया गया है कि अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है कि अनुसूचित जनजाति क्या है? अनुसूचित जनजाति वह है जो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आती है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। ठीक, और ये चीज़ समझ गया होंगे, राष्ट्रपति का बहुत बड़ा योगदान है। अब इससे पहले मैं अनुसूचित जनजाति को थोड़ा टर्म वाइज बताता हूँ मैं कि क्या हुआ कि जो अनुसूचित जनजाति है वो ज़रूरी था कि जनजातियों के विकास के लिए हमको एक सूची बनाना है। तो इस दिशा में पहला प्रयास अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया और अनुसूचित जनजातियों की जो पहली सूची बनी या फिर जनजातियों के विकास के लिए जो पहली सूची बनी गई थी वो 1931 में बनाई गई थी। कब? 1931 पे ऐसी पहली सूची बनाई गई थी। ठीक है, जो भी बता रहा हूँ आप एक एक ठोक याद रखिए। सारे चीज़ जो हैं वो पेपर पे आए हुए हैं, जो पेपर पे आए हुए हैं मैं वही बताता हूँ, या मैं जो बताऊँगा वो पेपर पे आएगा। ठीक, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो याद रखिए। तो अनुच्छेद 342 अभी बताया। अब क्या है कि पहली बार जनजातियों के विकास के लिए सूची बनी, जनजातियों के विकास के लिए सूची बनी, विकास जनजातियों की पूरे भारत देश में की बात कर रहा हूँ, वैसे तो विश्व में बहुत सारी जनजातियाँ हैं। ठीक है, पूरे भारत देश में लगभग 705 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती। 705 जनजाति पाई जाती ऐसा बिल्कुल नहीं है, 705 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया लगभग 705
प्रकार की जनजातियाँ, 705 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, 705 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। कुछ कुछ डेटा है जिसमें से सर्वाधिक, जिसमें से जनसंख्या जो है, इनकी जनसंख्या जो है वो 10 करोड़ 43 लाख लगभग है। ठीक है, 10 करोड़ 43 लाख के लगभग क्या है, जनसंख्या है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का क्या है, 8.6% है, 8.6% था 2001 की जनगणना में, 2001 की जनगणना में, और 8.1% हो गया 2011 की जनगणना में, 2011 की जनगणना में। ठीक, तो भारत के कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% था, क्योंकि 10 करोड़ 43 लाख की जनसंख्या है, और ये 2001 में 8.6% था। 2011, ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, 2011 के अनुसार। ठीक है, तो 8.1% हो गया 2011 की जनसंख्या में। तो क्या दिख रहा है आपको, है ना, इसकी जनसंख्या में कमी दिख रही है। किसकी जनसंख्या में कमी दिख रही है दोस्त, ये जनजातीय की जनसंख्या में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, एक कमी दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे आपको कमी दिखेगा। ठीक, समय के साथ जो है सभ्य समाज का जब क्या बढ़ते जाता है, 2011 की जनसंख्या लगभग 2011 की जनसंख्या के अपेक्षा जो 2001 की जनगणना की अपेक्षा 2011 की जनगणना में जो सभ्य समाज के अन्य लोग हैं उनकी तो जनसंख्या बढ़ी, जनजातियों की जनसंख्या क्यों घटी। ठीक, ये भी विचार है, इसीलिए तो इनके संरक्षण के लिए काम चलता है। ठीक, दूसरी बात, साक्षरता अगर देखें तो साक्षरता दर जो है, अलग अलग जनजातियों में साक्षरता दर अलग अलग है। ठीक है, लेकिन इनकी जो प्योरली साक्षरता दर है, इनके जो लगभग साक्षरता दर है वो 50 से 60% है, 50 से 60% है लगभग। ठीक, अब कुल सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों की या एसटी की, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या अगर कहाँ है तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है भाई, कहाँ, एमपी में। ठीक, और लगभग वही 1 करोड़ 53 लाख, ठीक, लगभग है 1 करोड़ 53 लाख इनकी जनसंख्या है। सबसे न्यून जो कि यहाँ पे और क्या है कि इनके खुद की जनसंख्या का वो कितना प्रतिशत है, 21% है इनकी खुद की जनसंख्या का, मतलब एमपी के ही जनसंख्या का, एमपी मध्य प्रदेश के जनसंख्या का 21% भाग है, 21% भाग है। वह भारत के संदर्भ में कितना है, लगभग 14%, लगभग 14% है, 14% है। ठीक, ये हो गया सबसे कम या सबसे कम जनजातीय जनसंख्या। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस हैं, कभी ना कभी आए हैं और कभी ना कभी हमेशा आएंगे। ठीक है, सबसे न्यून
जनजातीय जनसंख्या, सबसे न्यून जनजातीय जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या आपका ले लो, कहाँ कहाँ है, हरियाणा, पंजाब, वो वाला सेक्टर जो उत्तर भारत है वो वाले सेक्टर पे, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया। तो यहाँ पे क्या है, सबसे कम है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ठीक है, दिल्ली यहाँ पे कम है, ठीक, परसेंटेज वाइज है। ठीक, प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या है वो कहाँ है, मणिपुर में है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ है, मणिपुर में है। कितना, 94%, ठीक। और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम एसटी जनसंख्या जो है वो कहाँ है, पंजाब, ठीक, कितना, 0% या फिर 0 to 1% ले लीजिए, ठीक, 0 to 1% ले लीजिए। अलग अलग बुक पे कभी कभी कम ज़्यादा लिखा रहता है। आप जब भी मेंस लिखते हैं तो आप लगभग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जो एकदम बेसिकली कम ज़्यादा, जैसे 94 और 95% का अंतर बहुत कम ही देगा कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ है। 90 से ऊपर दे सकता है, 90 देगा, 95 देगा, 80 देगा, 85 देगा, एक थोड़ा बहुत डिफरेंस देता है। तो आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, मतलब आप अलग कर सकते हैं आप अपने उत्तर को आसानी से, ठीक है। आगे चलते हैं। जनसंख्या बताने के उपरांत, ठीक है, जनसंख्या बताने के उपरांत मैं एक टर्म लेता हूँ, ठीक है। एक जनसंख्या जैसे ही बताते हैं तो एक टर्म लेता हूँ, विशेष जनजाति समूह। ये विशेष जनजाति समूह क्या होते हैं, विशेष जनजाति समूह विशेष जनजाति समूह, ठीक है, विशेष जनजाति समूह। ये टर्म पहली बार जब आया 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आया, पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। तो विशेष जनजातीय समूह, अब एक टर्म देख लीजिए, हुआ क्या कि कुछ जनजाति हैं वो बहुत, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, जैसे भील है, आपका गोंड है, संथाल है, इनकी जनसंख्या सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या थी। लेकिन कुछ जनजातीय जनसंख्या बहुत कम थे, जैसे कि आपका केरल, जैसे सेंटलीज है, ओंगे है, जारवा है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर अंदर आएंगे तो बिरहोर है, पंडो है, इनकी जनसंख्या कम थी, ठीक है। तो ऐसे जनजाति जिनके जिनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, मतलब जिनका संरक्षण भी आवश्यक है, साथ ही साथ उनका विकास भी आवश्यक है। तो संरक्षण और विकास दोनों जनजातियों के दोनों में काम करना है। तो इससे ऐसे जनजातियों को पहचान किया गया, प्रिंट आउट किया गया कि इनकी मतलब जैसे इनका क्या करना है, संरक्षण ज़्यादा ज़रूरी है भाई, दूसरे जनजातियों की अपेक्षा इनका संरक्षण ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या किया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस बात को प्रिंट आउट किया गया कि ऐसा होना चाहिए। अब
5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रिंट आउट किया गया कि ऐसा होना चाहिए और 705 जनजाति में से 705 जनजातियों में से प्रकार की जनजातियों में से 75 प्रकार की जनजातियों को अलग किया गया। ठीक है, दो काम थे, एक विकास के लिए, दूसरा विकास और संरक्षण के लिए, विकास और संरक्षण के लिए। ठीक, क्योंकि 1974 में जनजातीय उप योजना का किया गया, जनजातीय उप योजना तैयार किया गया। ठीक, कुछ काम किए गए, जैसे जनजातीय उप योजना तैयार किया गया, टास्क फोर्स तैयार किया गया। देखो, हमको 75 प्रकार की जनजातियों को अलग किया गया, लेकिन इसको चुनने के आधार क्या थे, है ना। हमने विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में हम किन जनजातियों को चुने और उसका आधार क्या था। तो उस आधार को समझने के लिए ये समझते चलिए कि पहली बार इसका उल्लेख 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। 1974 में जनजातीय उप योजना तैयार किया गया। जैसे ही जनजातीय उप योजना तैयार किया गया, साथ ही एक टास्क फोर्स तैयार किया गया। टास्क फोर्स तैयार किया गया था और इसी क्रम पे भी इसी समय 1975-76 के आसपास जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी, और साथ ही साथ जो जनजातीय मंत्री होते थे उनकी, संविधान में अनुच्छेद 164 क्लॉज ए, ठीक है, जनजातीय मंत्री का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 164 एक जनजातीय राज्यों में, मतलब अनुसूचित राज्यों में जनजातीय मंत्री का प्रावधान करता है। जनजातीय मंत्रियों का प्रावधान करता है, मंत्रियों का प्रावधान करता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जनजातीय मंत्री का प्रावधान करता है। तो तत्कालीन समय में जितने भी राज्य थे जो अनुसूचित जनजाति संविधान की अनुसूची 6 के अंतर्गत और 5 के अंतर्गत आते थे। अनुसूची 5 और 6 में बाद में बताऊंगा क्या होता है। तो अनुसूची 5 और 6 के अंतर्गत आने वाले राज्यों में जनजातीय मंत्री का प्रावधान होता है। तो जनजातीय मंत्री और जो मुख्यमंत्री थे उनकी बैठकें बुलाई गई। ठीक है, कब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय, ठीक है, तो उनकी क्या बुलाया गया, बैठक बुलाया गया। जब बैठक बुलाया गया तो उस बैठक में कुछ चीज़ें तय की गई, कुछ मानक तय किए गए कि नहीं, ये मानक होने चाहिए भाई, जिसके आधार पर हम किसी जनजाति को हम क्या कह सकते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति हम घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मानक क्या थे, टास्क फोर्स के आधार पर, ठीक है, और मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सम्मेलन के आधार पर, मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों के सम्मेलन के आधार पर, मंत्रियों के सम्मेलन के आधार पर पिछड़ी जनजाति के चयन के लिए, विशेष पिछड़ी जनजाति के चयन के लिए, विशेष या पिछड़ी जनजाति के चयन के लिए आधार, कुछ आधार तय किए गए, कुछ मानक तय किए गए, ठीक है, कुछ मानक तय किए गए। तो वो मानक क्या थे कि ऐसे 3-4 मानक हैं, ठीक, उसके आधार पर आप विशेष पिछड़ी जनजाति
घोषित करेंगे। पहला क्या है, पाक स्तर की कृषि व्यवस्था। दूसरा क्या है, स्थिर एवं गतिहीन। पहला क्या है, पाक स्तर की कृषि व्यवस्था। दूसरा क्या है, स्थिर एवं गतिहीन जो है क्या बोल सकते हैं, साक्षरता स्थिर एवं गतिहीन, स्थिर एवं गतिहीन उनकी जो आर्थिक दशा है वो, और पाक स्तर की जनजाति, पाक स्तर की कृषि पद्धति, और दूसरा जो है न्यूनतम साक्षरता दर। ठीक, और तीसरा या चौथा भी बोल सकते हो कि तेज़ी से घटती हुई उनके क्या है, या फिर तेज़ी से उनकी जनसंख्या क्या हो रही है, घट रही है, या फिर स्थिर है। मतलब ना ही बढ़ रही है, ठीक है, और ना ही घट रही है, या फिर स्थिर है। ठीक है, बहुत दिनों से स्थिर है किसी जनजाति की जनसंख्या, और या फिर तेज़ी से किसी जनजाति की जनसंख्या घट रही है। ठीक है, जिस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ पे है बिरहोर जनजाति। ठीक है, संथालों की भी जनजाति की जनसंख्या भी कम होती गई। ठीक है, लेकिन अभी भी उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भील है, मीना है, गोंड है, इन जनजातियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन उन जनजातियों की, जैसे कि मैं उन जनजातियों की बात कर रहा हूँ जिनकी जनसंख्या तेज़ी से घट रही है, जैसे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ हैं, सेंटलीज, ओंगे, जारवा। उसी प्रकार फिर तो इन जनजातीय है, और पाक स्तर की कृषि करते हैं। अभी भी क्या करते हैं, वो शिकार करेंगे या फिर पुरानी जो कृषि पद्धति है उस पर निर्भर हैं, तो वो, और निम्न साक्षरता दर। तो ये 3 मानक हैं, 3 आधार हैं जिसके आधार पर उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति समूह का चयन किया। ठीक है, तो 3 आधार फटाक से लिख देता हूं मैं। पहला, पाक स्तर या प्राचीन कृषि पद्धति, प्राचीन कृषि पद्धति। दूसरा जो है स्थिर या गतिहीन जनसंख्या, स्थिर या गतिहीन जनसंख्या। तीसरा जो है न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर। ठीक, तो पूरे भारत देश में लगभग 705 प्रकार की जनजातियों में 75 प्रकार की जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया गया, जिसमें से मध्य प्रदेश के 6 जनजातियों को जो है PMT विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के रूप में घोषित किया गया था, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के 5 जनजाति शामिल हैं। और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया, 2 अन्य जातियों को क्या किया गया, अपनी तरफ से विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो मैं नाम लिख देता हूँ। केंद्र द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित, विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित। ठीक है, 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहाड़ी कोरवा, ठीक, बैगा, अबुझमाड़ या अबुझ माड़िया। पहाड़ी कोरबा हो गया, बैगा हो गया, अबुझ माड़िया हो गया, बिरहोर और कमार। ठीक, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5। और भुंजिया एवं पंडो राज्य सरकार द्वारा 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति
पीजी ग्रुप, है ना। अब विशेष पिछड़ी जनजाति क्यों सरकार द्वारा घोषित किया गया, ठीक है। तो मैंने 3 मानक बताए थे, ठीक। 3 मानक जैसे ही बताएं तो सरकार ने इनके विकास के लिए इनको क्या किया, अन्य जनजातियों की अपेक्षा इनको विशेष सुविधाएं देने लगे, जैसे कि इनकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए इनके घर तक जाने लगे, ठीक है। इनके घर के आसपास ही स्कूल को तेज़ी से बढ़ाने लगे। ये कृषि के साथ साथ अन्य व्यापार कर सके, इसलिए उनको क्या किया जाने लगा, सपोर्ट दिया जाने लगा। उनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ही आधार पर उनको सपोर्ट किया जाने लगा, उनकी कृषि पद्धति में उनको सपोर्ट किया जाने लगा। और जो गतिहीन जनसंख्या है तो उनकी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए क्या किया गया, परिवार नियोजन जैसे जो भी कार्यक्रम हैं उसको ब्रेक करके जो उनकी जनसंख्या को बढ़ाए, ऐसा सपोर्ट किया गया। तो इस प्रकार सरकार द्वारा उनके विकास के लिए, उनके सभ्य समाज के साथ उनको जोड़ने के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति समूह का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो इस संबंध में मैं और इनके प्राधिकरण हैं, अधिकरण हैं, उनके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज की क्लास बस इतना ही। थैंक यू।